नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी न्यूज मित्रों का। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्ता में सत्ते पे सत्ता से, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको केदारनाथ धाम लेकर चलेंगे, जहां से बहुत ही डराने वाला वीडियो आया है। श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर जो लैंड करने से पहले 30 सेकंड में 6 बार घूमता है और फिर उसकी लैंडिंग खाई में होती है। आज यह भी देखेंगे कैसे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का टैक्सी युग आ रहा है। इसके बाद आपको बांग्लादेश के उस सांसद की मर्डर मिस्ट्री दिखाएंगे जिसमें गोल्ड और गर्लफ्रेंड वाला कनेक्शन है। बांग्लादेश के सांसद को कैसे बंगाल में टुकड़े टुकड़े करके मारा गया और कातिल जिहाद हवलदार को सुपारी किसने दी, इस पर सत्ता की सनसनीखेज कुंजी खोलेंगे। फिर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है, इस पर टूटेगा मौन। हर कोई पूछ रहा है इंडिया गठबंधन का पीएम कैंडिडेट कौन होगा, कब ऐलान होगा। इन सवालों से अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने थोड़ा सा पर्दा हटाया। इस सियासी पर्दे के पीछे किसका चेहरा है, यह भी देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान से 7 दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक लेटर लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री ने काशी के लोगों से 1 जून को बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इस लेटर को बीजेपी ने 2000 घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और आज अरविंद केजरीवाल ने ईडी की जांच पर फिर से सवाल उठाए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 500 जगहों पर रेड मारी गई, लेकिन अब तक किसी को चवन्नी भी नहीं मिली है, न शराब घोटाले में कोई सबूत मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे में बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है लोकसभा चुनाव में 2 फेज की वोटिंग ही बाकी है, ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। और कल लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली भी सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 6ठे चरण में करीब 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आज सत्ता में सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसमें बड़े खतरे वाले सिग्नल हैं, और यह सिग्नल दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से आए हैं। यह तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों के पीछे की एक एक कहानी अब देखिएगा। आज केदार घाटी से एक बहुत हैरान करने वाला, डराने वाला वीडियो आया, और हो सकता है कि अब तक ये वीडियो आपने देख भी लिया हो, लेकिन क्या आपने इस घटना में छिपे खतरनाक संकेतों को महसूस किया है। इस वक्त केदारनाथ में श्रद्धालुओं का पहाड़ है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की लैंडिंग हो रही है। बहुत तीर्थयात्री ऐसे हैं जो बाबा केदार के द्वार के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह 7 बजे ऐसे ही 6 श्रद्धालुओं को लेकर एक हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से उड़ान भरता है, केदारनाथ धाम पहुंच जाता है, लेकिन लैंड करने से 30 सेकंड पहले उसके साथ जो होता है उसे देखकर लोगों की सांसें अटक जाती हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, हेलीपैड पर भगदड़ मच जाती है और अचानक यात्रियों से बड़ा हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर खड़े लोगों की नजरों से गायब हो जाता है। यह देखिए जरा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हेलीपैड पर नहीं बल्कि उसके कुछ फीट नीचे खाई में होती है। लैंड करने से पहले यह हेलीकॉप्टर हवा में ही 6 बार चक्कर लगाता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडिंग से 100 मीटर पहले हवा में लहराने लगता है और देखते ही देखते नीचे चला जाता है। इसके बाद जब लोग इस हेलीकॉप्टर को देखते हैं और तो कहते हैं कि आज हेलीकॉप्टर में बैठे 6 यात्रियों और पायलट को बाबा केदार ने बचा लिया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच गया वो कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का है, उसका नाम है लियोनार्ड A119 कोआला। इस घटना के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन यह तो सिर्फ खबर है। सच यह है कि आज इस घटना ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं जिनका जवाब मिलना और भविष्य में उन सवालों का हल तलाशना बहुत जरूरी हो गया है। हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ, पायलट के साथ क्या हुआ, अचानक हवा में यात्रियों से भरा हेलीकॉप्टर पायलट के कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। इसके स्पष्ट जवाब नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन वजह क्या हो सकती है वो समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली वजह टेल विंड, यानी पीछे से आने वाली हवा, जिससे कई बार हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। यह पहली वजह।
दूसरी वजह, क्या मौसम में अचानक किसी तरह का बदलाव हुआ? क्योंकि कई बार इस वजह से भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग प्रभावित हो जाती है और वो टेरेन ऐसी है जहां पर एकाएक मौसम बदलता है। और तीसरी वजह, क्या पायलट लैंडिंग का सही अनुमान नहीं लगा पाया और हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खोने के बाद उसकी लैंडिंग हेलीपैड की जगह खाई में हुई। हालांकि बाद में पायलट ने जिस तरह से हेलीकॉप्टर को संभाला है वो भी काबिले तारीफ है। एक और वजह वो ये है कि क्या हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। लेकिन अब बात उस सिग्नल की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। क्या अब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का टैक्सी युग आ गया है? जैसे आप जब किसी मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं, ऑटो वालों को बुलाते हैं तो आपके सामने ऑटो की लाइन लग जाती है। यही हाल इस वक्त केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर्स का हो गया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बिल्कुल किसी टैक्सी और कैब की तरह चलाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा दावा क्यों? इसकी वजह अब समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर हमने यह स्टेटमेंट दिया है कि केदारनाथ में टैक्सी युग आ गया है तो फिर इसकी डिटेलिंग बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। नंबर 1, जो फैक्ट्स हमारे सामने, करीब करीब हर 5 मिनट में हेलीकॉप्टर, करीब करीब हर 5 मिनट में हेलीकॉप्टर अलग अलग हेलीपैड से उड़ान भर रहे हैं। हर 5 मिनट, और लोगों को केदार घाटी लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। हाल यह है कि एक दिन में एक हेलीकॉप्टर औसतन 20 उड़ान पूरी कर रहा है। केदार घाटी में इस वक्त 9 कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। इस लिहाज से अगर 20 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं तो एक दिन में केदार घाटी में हेलीकॉप्टर की करीब 400 चक्कर हो रहे हैं। केदारनाथ घाटी में इस वक्त 9 अलग अलग हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवा दी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल से नवंबर के बीच एक सीजन में अनुमानित रूप से 50,000 से अधिक लोग हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि केदार घाटी में क्या हेलीकॉप्टर का टैक्सी होगा रहा है। सोचिए जरा। इस सब के बीच में केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से जुड़ा एक और चौंकाने वाला सवाल और आंकड़ा आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे केदारनाथ में आखिर क्या हो गया। केदारनाथ क्या था और क्या हो गया। वर्ष 1997 और 98 में केदारनाथ धाम में एक हेलीपैड हुआ करता था और अब 12 हेलीपैड केदार घाटी में मौजूद हैं और इसमें से 9 पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। आज से करीब 9-10 साल पहले तक केदारनाथ धाम में यात्रियों को ले जाने और यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए सिर्फ 10 से 15 उड़ान होती थी। लेकिन अब यही हेलीकॉप्टर रोज करीब 400 उड़ान भर रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि इस दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। एनजीटी के मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर केदार घाटी में 600 मीटर के नीचे नहीं उड़ने चाहिए, लेकिन दावा यह है कि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे उनके फेरे जल्दी पूरे हो जाएं और फ्यूल भी कम लगे। इसीलिए आज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के साथ जो हुआ वो जांच का विषय, और उम्मीद है कि जांच के साथ इन चिंताओं पर भी मंथन किया जाएगा। एविएशन का एक करीब सुबह 7 बजे के आसपास सिरसी से निकला, जो कि केदारनाथ लैंड करना था। बट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार उसके रियर मोटर में कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया। आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने सिरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको धाम पहुंचना, केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल उस दूरी पर ही कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सही से लैंडिंग हो गई। सभी यात्री सकुशल केदारनाथ पहुंच गए। उसमें 6 यात्री सवार थे, जो कि सभी तमिलनाडु के बताए जाते हैं। लोगों को सहूलियत मिले, इससे कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर उड़ान भरी जाएंगी तो उसकी इकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचेगा, इस पर कोई कुछ काम कर रहा है? वैसे एक हेलीकॉप्टर लगातार कई घंटे उड़ान भर सकता है, लेकिन इसके लिए विभिन्न तकनीकी और ऑपरेशनल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है।
इनमें पहला है ईंधन की क्षमता। हेलीकॉप्टर में ईंधन की एक सीमित क्षमता होती है जो उनके उड़ान के समय को प्रभावित करती है। जैसे लियोनार्डो A119 कोआला हेलीकॉप्टर आमतौर पर 2.5 से 4 घंटे की उड़ान भर सकते हैं, बशर्ते वो उनमें पूरी तरह से ईंधन भरा हो। इसके अलावा पायलट की थकान भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकती है। लगातार उड़ान भरने से पायलटों की थकान बढ़ जाती है, जो उनके निर्णय क्षमता और रिएक्शन के टाइम को प्रभावित कर सकती है। ऐसा ही ऊंचाई और बदलता तापमान हेलीकॉप्टर के इंजन और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है और इससे तय होता है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की स्थिति में है या नहीं है। वैसे इसमें एक बड़ा फैक्टर तकनीकी रखरखाव का भी है। आमतौर पर हर फेरे के बाद हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए, लेकिन केदारनाथ में वो की जाती है, ये खुद एक जांच का विषय है। ये जो टेल रोटर होता है उसमें हाइड्रोलिक फेलियर होता है कि ऊपर का तो जो रोटर था वो तो चल रहा था और उसी की वजह से सेफ लैंडिंग हुई है। ये जो हेलीकॉप्टर घूमा है उसमें उसका बैलेंस जो है वो कहीं गड़बड़ हुआ है। शुक्र की बात है कि वो एक बिल्कुल हेलीपैड के पास ही जाके हुआ है और उनको एक सरफेस मिल गया जहाँ पर वो प्लेन हेलीकॉप्टर लैंड कर गया। हमने आपको यह समझाया कि कैसे हर 5 मिनट में केदार घाटी में एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है और इसकी वजह है श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ लैंडिंग, क्योंकि यात्रा के शुरुआती 11 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष 2023 में यात्रा शुरू होने के पहले 14 दिनों में 1,80,000 भक्त पहुंचे थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा उससे कहीं गुना ज्यादा है। इस बार शुरू के 11 दिनों में ही 3,19,000 लोगों ने केदारनाथ धाम जाकर दर्शन किए। लेकिन अब हम आपको जो नंबर गेम दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे और अब महसूस होगा कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ को लेकर लोगों के मन में भक्ति वाला सैलाब उमड़ा है। वर्ष 2018 में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7,32,000 थी। 2018 में, ये देखिए, ये जो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं। लेकिन अगले वर्ष यानी 2019 की बात करें तो ये देखिए 10 लाख भक्तों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। अब 3 साल बाद 2022 की बात करते हैं। इसके बाद कोरोना काल आया और फिर 2022 में हालात सामान्य हुए तो फिर यहां नंबर देखें आप, करीब 15,63,000। इसके बाद 2023 यानी पिछले वर्ष भी 19,61,000। ये आप देखें 2018 में 7.5 लाख भी नहीं थे और यहां पर 2023 में 19,61,000। सोचिए, इसके बाद अब सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि अनुमान है कि इस बार 80 लाख लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। 80 लाख लोग, यानी इन सबको ऐड अप कर दीजिए तो भी ज्यादा है। लेकिन अब थोड़ी अलग खबर की ओर रुख करते हैं। सत्ता में बात करते हैं बांग्लादेश के उस सांसद की जिसकी पश्चिम बंगाल में अचानक हत्या हो गई। इस हत्याकांड की कहानी किसी ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें क्राइम है, कत्ल है, विश्वासघात है, हनी ट्रैप वाला सस्पेंस है और जिहाद हवलदार नाम के कसाई से जुड़े राज हैं। सोचिए कितनी गंभीर बात है कि बांग्लादेश की सत्तासीन पार्टी का एक सांसद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आता है और उसकी हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसमें गोल्ड और गर्लफ्रेंड वाले सनसनीखेज खुलासे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बांग्लादेशी सांसद को एक महिला हनी ट्रैप में फंसाती है, गर्लफ्रेंड बनकर उसे कोलकाता के फ्लैट में बुलाती है और फिर कुछ कातिलों और एक कसाई के साथ मिलकर सांसद के टुकड़े टुकड़े करवाती है। इस हत्या के लिए मुंबई से पेशेवर कसाई को बुलाया जाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के सांसद का नाम है अनवरुल अजीम अनवर। हत्या वाली यह कहानी आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे, लेकिन इसके खुलासे और राज नए हैं, बहुत हैरान करने वाले हैं। आज सत्ता में इस हत्याकांड के किरदारों से आपको मिलवाएंगे और इसकी पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। सबसे पहले जिक्र उस राज का जिसमें बांग्लादेशी सांसद के दोस्त का नाम मास्टरमाइंड के रूप में लिया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सांसद के बचपन के दोस्त ने हत्या की पूरी साजिश रची और इसके लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी। दूसरे नंबर पर हनी ट्रैप वाला एंगल है। दावा है कि सांसद को कोलकाता में हनी ट्रैप के जरिए एक महिला ने बुलाया था। उसके बाद वारदात को किसी पेशेवर हत्यारे की तरह अंजाम दिया गया।
तीसरे नंबर पर वो कसाई है जिसे पैसे देकर मुंबई से बुलाया गया था और उसने सांसद के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। चौथा है गोल्ड स्मगलिंग वाला एंगल। दावा है कि 100 करोड़ रुपए के गोल्ड के लिए सांसद का मर्डर हुआ। इस एंगल को सांसद और सांसद के दोस्त के बीच रंजिश की मुख्य वजह बताया जा रहा है। अब आपको बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम अनवर हत्याकांड के सभी किरदारों से मिलवाते हैं। पहला नाम आता है मुख्य साजिशकर्ता अख्तर रज़्ज़ामान शाहीन का, जो सांसद का बचपन का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक इसने हत्या का पूरा प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक अख्तर रज़्ज़ामान शाहीन बांग्लादेशी सांसद की हत्या की योजना बनाने के बाद 10 मई को ढाका लौट गया था। जब सांसद के लापता होने की खबर देश भर में सुर्खियों में आ गई तो 18 मई को भारत से होता हुआ नेपाल गया, फिर 21 मई को नेपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ, 22 मई को दुबई से अमेरिका चला गया। दूसरी कड़ी है हनी ट्रैप वाली महिला जिसका नाम है सिलांती रहमान। आरोप है कि कोलकाता में इस महिला ने हनी ट्रैप के जरिए सांसद को फंसाया, फ्लैट पर बुलाया और सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई। तीसरा नाम है सुपारी किलर फैजल का। चौथा नाम है एक और सुपारी किलर मुस्तफिजुर का। पांचवा नाम है पेशेवर कसाई जिहाद हवलदार का, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इसे विशेष तौर पर मुंबई से बुलाया गया था और ये सारे किरदार मास्टरमाइंड के इशारे पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस हत्या का मास्टरमाइंड अख्तर रज़्ज़ामान शाहीन और बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम अनवर बांग्लादेश के झेनीदा के रहने वाले हैं। सांसद अनवरुल बांग्लादेश के झेन ईदा से ही सांसद थे। पुलिस का दावा है कि सुनियोजित योजना के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस केस की गर्लफ्रेंड और कसाई वाली कहानी में कई ट्विस्ट और कई राज हैं। देखिए कैसे सांसद को हनी ट्रैप में फंसाया गया। हनी ट्रैप की आरोपी महिला का नाम है सिलांती रहमान। बताया जाता है कि पहले उसने सांसद को गर्लफ्रेंड बनकर फंसाया। पुलिस के मुताबिक सिलांती रहमान के कहने पर ही सांसद कोलकाता में न्यू टाउन के फ्लैट पर गए थे। सिलांती ने मैसेज में लिखा था मैं कोलकाता आ गई हूं। बताया जाता है कि सांसद न्यू टाउन के फ्लैट में सिलांती के साथ गए। वहां हत्या की तैयारी पहले से हो चुकी थी। 2 सुपारी किलर्स को इस कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फ्लैट में दोनों सुपारी किलर्स ने सांसद की हत्या कर दी। हत्या के बाद शुरू होता है इस कहानी में कसाई वाला खेल। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जिहाद हवलदार नाम के कसाई को गिरफ्तार किया। इसे विशेष रूप से मुंबई से बुलाया गया था। पुलिस को शक है कि कसाई ने लाश के टुकड़े किए। कसाई का दावा है कि इसने मास्टरमाइंड अख्तर रज़्ज़ामान शाहीन के कहने पर वारदात को अंजाम दिया था। शव को ठिकाने लगाने का तरीका बहुत ही विभत्स था। इसे विस्तार से आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन संक्षिप्त में जानकारी दें तो सांसद के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और कोलकाता के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए गए एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस मर्डर मिस्ट्री में गोल्ड वाला एंगल भी है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी सांसद अनवरुल की हत्या के पीछे गोल्ड स्मगलिंग के पैसे के बंटवारे से जुड़ा विवाद है। मृतक सांसद अनवरुल पर भी गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगे। बता दें कि अनवरुल 2014, 2018, 2024 लगातार 3 बार अवामी लीग के टिकट पर सांसद चुने गए थे। मर्डर मिस्ट्री पर एक रील भी आपको अब देखना जरूरी। बांग्लादेशी एमपी अनवरुल अजीम अनार की हत्याकांड में नया पहलू सामने आ रहा है। इस वक्त हम लोगों को जो पता चल रहा है, एक लड़की जो अख्तरुल के गर्लफ्रेंड थे उनको बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि ये बांग्लादेशी एमपी अनार को हनी ट्रैप में फंसाने की काम कर रहे थे। मैं खड़ा हूँ वही संजीवा गार्डन्स के सामने, गेट 3 के सामने। ये जो बांग्लादेशी एमपी है जिसका यहाँ पे हत्याकांड हुआ था, यहीं पे पूरा उसको अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी कैमरा एक यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है। ये जो 2 सीसीटीवी कैमराज है यहीं से साफ हुआ था कि वो 4 लोग अंदर गए थे और 3 लोग बाहर आए थे।
लेकिन जो जिहाद हवलादार जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई से, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, मुंबई से लाया गया था, 2 महीना पहले ही उसको यहाँ पे लाया गया था ताकि ये पूरा घटना को अंजाम दे सके। कोलकाता के अलग अलग जगह पे इनका बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स जो है उसको यहाँ पे फेंक दिया गया था। आप एक बार फिर से देखिए, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक फ्लैट है जहाँ पे ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया था। यही वो बागजोला खाल है जहाँ पे उसका बॉडी का कुछ अंश फेंका गया है। ये जो कैनल है, बहुत लंबा एक कैनल है जो कि गंगा के साथ सीधा इसका कनेक्शन है। यहाँ से वो लोग निकले थे तो पूरी तरीके से यहाँ से कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके गए थे और कहीं जगह है जहाँ पे फेंका गया था। तो सीआईडी इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ। और सत्ता में अब राजनीति की कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज उस सवाल का थोड़ा थोड़ा जवाब मिलता दिखा जो बीजेपी और पीएम मोदी इंडिया गठबंधन से रोज पूछते हैं। यह सवाल है कि इंडिया गठबंधन का पीएम कौन होगा। ऐसे वक्त में जब अब देश चुनाव के आखिरी हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, तो इंडिया गठबंधन के नेता भी इस पर अब संकेतों के जरिए अपनी राय रख रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन के 3 अलग अलग दलों के नेताओं ने पीएम कौन होगा इस पर अपनी राय दी है। हालांकि क्लैरिटी किसी के बयान में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने समय जरूर तय कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि नतीजों के 2 दिन के अंदर हम पीएम के नाम का ऐलान कर देंगे, यानी कांग्रेस कम से कम टाइम बता रही है। जबकि शरद पवार ने कहा है कि यह गंभीर विषय है, इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। और आरजेडी के मनोज झा ने कहा है कि जो भी पीएम होगा सामूहिक सोच वाला होगा। एक बार सुनिए कि प्रधानमंत्री कौन होगा वाले सवाल पर बीजेपी कैसे आक्रामक है और इंडिया गठबंधन के लोग संभल संभल कर जवाब दे रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद। ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? साथियों, ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? जब जनादेश मिलेगा 4 तारीख को, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश होगा। और 2004 में 3 दिन लगे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री, जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री बनेंगे जब मनमोहन सिंह यूपीए सरकार की। मैं समझता हूं इस बार 2 दिन भी नहीं लगेंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे तो 5 साल तक सरकार संभालेगी। ये हर दिल से हर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं ये जैसे अभी विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर स्टेटमेंट करना मैं गलत समझ। इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा बताओ तो जरा। कोई नाम है? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो तय होगा 4 जून के बाद, वो सामूहिकता में यकीन करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। एक को हम द्वितीय और नास्ती वाला बात नहीं होगी। हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें लोकशाही चाहिए। एक आत्ममुक्त व्यक्ति नहीं चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गरीबों के दर्द को समझे, किसानों पे गोलियां ना चलवाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए।
चुनाव भले ही आखिरी दौर में प्रवेश कर गया हो, लेकिन नेताओं के प्रचार में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 4 रैलियां की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह बिहार और झारखंड के तूफानी दौरे पर रहे। दोनों नेताओं ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो। क्या इस देश के लिए तुमने किया? क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार घमंड या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। राजनीतिक खबरों में और आगे बढ़ते हैं और 12 घंटे बाद दिल्ली की 7 सीटों पर होने वाली वोटिंग की बात करते हैं, जिस पर आज बुर्के वाला विवाद हो गया है। और वोटिंग से पहले बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी ने दिल्ली में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग से 2 मांगे की हैं। पहली मांग यह है कि मतदान के वक्त बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान और सत्यापन हो। दूसरी मांग यह है कि मतदान केंद्रों पर महिला पुलिसकर्मी की उचित तैनाती की जाए। दूसरे नंबर वाली मांग से किसी को कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन मतदान के वक्त बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान और सत्यापन करने वाली मांग से हैदराबाद के मौजूदा सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए हैं। ओवैसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तेलंगाना में मुस्लिम ख्वातीन की सरेआम बेइज्जती और परेशान करने का काम किया गया। अब दिल्ली में पर्दा नशी मुस्लिम औरतों को निशाना बनाने, उनको सताने और वोट देने में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी बिना सत्यापित किए तो काम करते ही नहीं। फिर बीजेपी ऐसी मांग क्यों कर रही है? लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारी मांग जायज है, इसमें किसी को क्यों समस्या हो रही। कुल मिलाकर चुनाव से एक दिन पहले बुर्के वाली महिला वोटरों पर दिल्ली में बयानों के तीखे तीर चलाए जा रहे हैं। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको कोई इज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्खा उतार के देखेंगे, चेहर नकाब निकाल के देखेंगे। क्या ये 5 चरण का चुनाव हो गया, इसका इफेक्ट इतना इनके सर पे, दिमाग में, दिल पे लगा है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बुर्के में अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह असदुद्दीन ओवैसी वोट न दे या असदुद्दीन की जगह अकबरुद्दीन न चले जाए, इसके लिए ये जांचना बहुत जरूरी है। आप हर जगह शरीयत की दुहाई न दीजिए। बुर्के में कौन मतदान कर रहा है यह जांचना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये बात हकीकत है, बेइज्जती की जा रही है। अब ये मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर उनके पर्दों की बेइज्जती की, हिंदू बहनों की बेइज्जती भी नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक हार की बौखलाहट है।
वोट की परसेंटेज कम हो, लोग डर जाएं आने के लिए, इसलिए एक नया झोंका इन लोगों ने ये फिर छोड़ा है। पहले भी ये मसला होता रहा है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? भाई 70 साल में कम से कम 200-400 चुनाव हुए होंगे इस देश में, उसमें तो कभी इनको आज तक ये बात याद नहीं आई। और महिलाएं अपनी तरफ से बुर्का हो या कोई ऐसी ड्रेस हो जिसमें उनकी शक्ल कई बार छुपी हो, ऐसी कई बार वेशभूषाएं पहन कर आई हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि हर जगह आजकल भारतीय जनता पार्टी हर चीज को सांप्रदायिक करने की कोशिश करती है। ये देखिए फिर से हूटर जी आ गए बीच में। खैर, आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारी रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।